चलो बच्चों, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया और आज हमें इसका फाइनल एक क्या करना है, वन टेक में इसका रिवीजन करना है। बच्चों से कराएंगे। चलो आज अभी उतना टाइम नहीं है बच्चे, क्योंकि 1 घंटे में करा पाएंगे इसका रिवीजन, तो आज पहले मैं ही कराता हूँ। चैप्टर का नाम है इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। सबसे पहले ये बताओ मेरे को, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ ने क्या बोला कि अगर हम इकोनॉमी और उसके कंपोनेंट के बारे में समझना चाहते हैं तो पहली शर्त ये है कि हमें इकोनॉमिक साइंस की नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स ऑफ साइंस बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। ठीक है, आप मुझे बताओ इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आता है? ग्रीक लैंग्वेज से आता है। वो वर्ड कौन है? इकोनॉमिया कितने वर्ड से मिलकर के बना है? ओको का मतलब आवाज कम। ओको का मतलब, नोमिया का मतलब, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड विद लिमिटेड फंड्स। आप मुझे बताओ कि हम अपनी सारी वांट्स को पूरा कर सकते हैं? जितनी हमारे पास रिसोर्सेज है उनमें हम बेस्ट एंड बेस्ट अपने क्या करेंगे, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी हमें क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो हमें 4 बातें पता चलती है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हर एक रिसोर्स का मल्टीपल यूज होता है और हर एक इंसान की अलग अलग प्रायोरिटीज होती है। स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है, स्कार्सिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है जहाँ पे डिमांड ज्यादा हो जाती है किसी चीज की उसकी सप्लाई से, चाहे भले ही उसका प्राइस जीरो क्यों ना हो। बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के नेचर दो है बच्चों, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। ठीक है, अच्छा माइक्रो और जो मैक्रो है, ये जो टर्म है सबसे पहले किसने यूज की थी? प्रोफेसर रेजिनाल्ड क्रिस्ट ने 1933 में। और ये दोनों ही जो ब्रांचेस होती है इकोनॉमिक्स की, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है और एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, बात करते हैं अगर किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी लैंग्वेज से आता है वर्ड? ग्रीक लैंग्वेज से आता है, और वो वर्ड कौन है? माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब क्या होता है? स्मॉल। प्रोफेसर बाउल्डिंग ने क्या बोला कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी होती है पर्टिकुलर फर्म्स की, पर्टिकुलर हाउस होल्ड की, इंडिविजुअल प्राइसेस की, वेजेस की, इनकम, इंडस्ट्री। ठीक है ना, या किसी पर्टिकुलर, अगर हम कमोडिटी की बात कर रहे हैं यानी कि गुड्स और सर्विस की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले मेरे को ये बता दो कि ये इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फार्म्स होती है जो क्या प्रोड्यूस कर रही होती है, सिमिलर या सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, एंड दे हैव टू कॉम्पीट फॉर द सेम बायर। और वो एक ही बायर के लिए सारे आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। मान लिया, जैसे मैंने कई बार देखा है बच्चों ऐसे कि बैक टू बैक चिपक के ना कई सारी एक ही जैसी दुकानें हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसे देखा है सेलर के बीच में आपस में लड़ाई बच जाती है। वो उसका कस्टमर खींच रहा है, वो उसका कस्टमर कह रहा है ये तो हमारा कस्टमर है, कह रहे नहीं हमने तो आज लगाई थी, पहले हमारे यहाँ पे आया था, तू कैसे लेके गया? तो आपस में लड़ाई हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? तो वो सेम ही बायर के लिए तो क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या होती है, एक कलेक्शन होती है सिमिलर जो प्रोड्यूस बनाती है ऐसी फॉर्म्स का, या जो सेम प्रोडक्ट बनाती है और वे सेम ही बायर के लिए कॉम्पीट करते हैं। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइसिंग थियरी बोलते हैं, और यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ द पीपल, या स्टडी करते हैं हम किसकी, फार्म की। बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आता है ये? हाँ, ये वर्ड भी कहाँ से आता है? ग्रीक लैंग्वेज से आता है, और वो वर्ड क्या है? मैक्रोस, जिसका मतलब लार्ज होता है। ये किसकी स्टडी करती है? ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल। ये किसकी स्टडी करती है? ओवरऑल इकोनॉमिक जो प्रोसेसेस होती है या फिनोमिना होता है उनकी स्टडी करती है एज अ होल रादर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट। एक एक पार्ट की स्टडी हम यहाँ पे नहीं करते, वो कहाँ पे करते हैं बोलो? माइक्रो में करते हैं। किसमें करते हैं? अच्छा, मैक कॉनेल ने क्या बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन करती है फॉरेस्ट को, ना कि ट्रीज को। ठीक है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ बच्चों, आज तो मैं चीजें रिकॉल करा रहा हूँ, इनके पीछे मैंने बहुत टाइम लगाया आपको इनको समझाने में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एनालाइज करते हैं, चीजों को समझते हैं और फिर डेवलप करते हैं रिलेशनशिप किसके बीच में, जो लार्ज एग्रीगेट्स होते हैं, लार्ज वेरिएबल्स होते हैं, लार्ज कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह। अगले बुलेट में भी इसको थोड़ा और ड्रिल डाउन करके बता रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर की, किसकी, लार्ज एग्रीगेट्स के, जैसे कि ओवरऑल कंडीशन इकोनॉमी की क्या है। अच्छा, अभी तुमने तो माइक्रो में भी बताया था बच्चों, माइक्रो में था कंडीशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल, यहाँ पे क्या है, ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी है। क्या है?
ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल कंजप्शन कितना है, सेविंग कितनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, वगैरह वगैरह। मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या भी बोलते हैं? इनकम एंड, बोलो तुम बोलो जल्दी से, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। आपकी चीजें माइंड में आ रही है या बस कुछ नया नया सा लग रहा है ना पहले से ही? अच्छा, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं बच्चों? नेशनल इनकम एंड आउटपुट की स्टडी करते हैं, जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड की स्टडी करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट की स्टडी करते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की और इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टडी करते हैं। जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है माइक्रो और मैक्रो के बीच में। माइक्रो स्टडी करती है इंडिविजुअल यूनिट की, मैक्रो स्टडी करती है एग्रीगेट यूनिट की। माइक्रो में हम क्या करते हैं? एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज का, वहां पे हम क्या करते हैं? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ते हैं। जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि मैक्रो के वेरिएबल्स, और जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तो माइक्रो के वेरिएबल्स कांस्टेंट मान के चलते हैं। इसको प्राइसिंग थ्योरी बोलते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं किसके बिहेवियर को? इंडिविजुअल फार्म के बिहेवियर को, और उसको एक्सप्लेन करते हैं माइक्रो की थ्योरी से और प्रिंसिपल से। वहां पे एक बर्ड आई व्यू मिलता है, हमें क्या मिलता है? पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का। और वहां पे जो पॉलिसीज बनाते हैं हम पूरे देश के लिए बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रो का एग्जाम्पल है, एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर रहा है, वहां पे किसका रेट निकल रहा है? रुपी का रेट निकल रहा है, किसकी टर्म्स में? डॉलर के टर्म्स में। वो मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है, क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर एरिया तक फैला हुआ होता है, और जो ये शो करता है कि उस एरिया के अंदर किस टाइप की और किस लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है। या ये एरिया ये बताता है, ये सिस्टम ये बताता है कि वहां पे रहने वाले लोग अपनी जीविका को कैसे चलाते हैं, अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे वो अपने जीवन को जीते हैं, ठीक है ना, अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। वो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन होती है? प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंज वगैरह। सेंट्रल प्रॉब्लम, इसके कई सारे नाम होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, या प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। कई सारे इसके नाम होते हैं, बिकॉज सारे बच्चों को पता है रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, लेकिन वांट्स क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो हमें लाइफ के किसी ना किसी फेज पे, और किसी ना किसी फेज पे नहीं, मेरे को तो ये बोलना चाहिए हर एक फेज में हमें क्या करना होता है? सेलेक्ट करना होता है, मेरे को चूज करना होता है कि मैं ये करूं या ये करूं, ठीक है ना। तो यही सेंट्रल प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है? बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर एंड रिसोर्सेज आर, एवरी रिसोर्स हैज मल्टीपल यूज, और डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज होती है डिफरेंट डिफरेंट पर्संस की, ठीक है ना। प्रॉब्लम है क्या? ये तो हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम के कारण क्या है। अभी हम ध्यान से सुनना बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा? प्रॉब्लम के कारण, कॉजेज क्या है, रीजंस क्या है। अभी पढ़ेंगे हम कि प्रॉब्लम क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट टू बी प्रोड्यूस के अंदर दो चीजें आती है, क्या बनाना है, वेदर टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। और जब ये डिसाइड कर लेंगे तो इन व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में वो बना के चलने हैं हमें। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, वेदर टू यूज एलआईटी और सीआईटी। डिपेंड करता है कि हम मतलब हमारे सामने क्या क्या चीजें अवेलेबल है, उसके प्राइस क्या है, ठीक है ना, या बाकी और दूसरे फैक्टर कैसे, हमें क्या करना है, बड़े स्केल पे काम करना है, छोटे स्केल पे काम करना है। तो वो सारी चीजों को कंसिडर करके हम सेलेक्ट करेंगे एलआईटी और सीआईटी। एलआईटी बोले तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और सीआईटी बोले तो फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात करें तो किसके लिए बनाना है, वेदर टू प्रोड्यूस फॉर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर और फॉर क्वालिटी सेंसिटिव कस्टमर, ठीक है ना। क्योंकि हम सबके लिए तो काम नहीं कर सकते। अगर तुम प्राइस वालों के लिए काम करोगे तो क्वालिटी वाला वहां पे नहीं आएगा, और क्वालिटी वाले के लिए काम करोगे तो प्राइस वाला वहां पे नहीं आएगा। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप किसके लिए काम करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपने क्या प्रोविजंस आज बना के चले हैं? क्या आप आज सारे रिसोर्सेज यूज कर ले रहे हो या कुछ बचा के भी चल रहे हो, ताकि फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाए और आने वाली जनरेशन को भी वो चीज मिल जाए जिसका मजा हमने भी लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नाम तो सुना ही होगा, पीपीसी। इसके कई सारे नाम होते हैं, सारे बताओ। पीपीसी दूसरा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर तीसरा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, वेरी गुड, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटायर। तो कितने नाम हो गए? 7 नाम हो गए। होता क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which can be produced with the help of given resources and technique of production। आज के दिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है
जितने हमारे पास रिसोर्सेज है उनसे हम दो गुड्स के कितनी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, मैक्स टू मैक्स दो गुड्स की कितनी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, ठीक है ना। वो अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, दो गुड्स के अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को अगर हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ के ऊपर तो क्या बन के आ जाएगा, पीपीसी बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा, पीपीसी बन के आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, पीपीसी हमारी पहली दो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस को और हाउ टू प्रोड्यूस को, कि क्या बनाना है, गुड एक्स बनाना है या गुड वाई बनाना है, और कितना बनाना है, ये ज्यादा बनाना है या ये ज्यादा बनाना है, और कैसे बनाना है। वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन तीसरे वाली प्रॉब्लम और चौथे वाली प्रॉब्लम सॉल्व वो नहीं करता, ठीक है ना। नेक्स्ट अजम्पशन क्या है इसकी पीपीसी की कि दो ही गुड्स होने चाहिए, कितने गुड्स होने चाहिए, तो ही पीपीसी बन पाएगा, और जो रिसोर्सेज है वो कैसे रहनी चाहिए, फिक्स रहने चाहिए। उसके साथ में फिर ये देख लो, टेक्नोलॉजी भी क्या रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए, यानी कि वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जितने रिसोर्सेज है उन्हें आपने फुल यूटिलाइज किया हो ना, यानी कि या तो जो आपके रिसोर्सेज ना ही तो अनएम्प्लॉयड हो और ना ही अंडर एम्प्लॉयड हो। और रिसोर्सेज आपको पता है कि एक रिसोर्स हर एक गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, किसी के लिए ज्यादा एफिशिएंट होते, किसी के लिए कम होते। मेरे एग्जांपल में वीट के लिए ज्यादा एफिशिएंट है और स्मार्टफोन के लिए कम एफिशिएंट है, ठीक है ना। ये डायग्राम बच्चों ऐसे बनता है, और ये टेबल हमने बनाई थी, यहीं पे आपको देखा हो तो आपने एमओसी भी निकाल के बताई है मैंने, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। चलो बात करते हैं डायग्राम के अंदर अगर हम सारे रिसोर्सेज ए पे और एफ पे लगा दें, यानी कि एक्सट्रीम लेवल्स पे लगा दें, तो ए पे लगाने का मतलब क्या होगा कि हमने क्या क्या नहीं बनाया है, स्मार्टफोन नहीं बनाया है, सारे के सारे क्या बनाए हैं, वीट को प्रोड्यूस किया है। और अगर मैं एफ पे लगा दूं सारे रिसोर्सेज अपने, तो इसका मतलब सारे के सारे स्मार्टफोन बनाए हैं, वीट कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। और जैसे मैं ए पॉइंट से बी पे मूव करता हूँ, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई, ई से एफ, तो यहाँ पे क्या करना होता है मेरे को, रिसोर्सेज कुछ निकाल करके, कहाँ से निकाल करके, वीट से निकाल करके स्मार्टफोन में लगाने पड़ेंगे। और इसका आगे एक बुलेट है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, इस प्रोसेस को बोलता हूँ ट्रेड ऑफ। क्या बोलता हूँ, ट्रेड ऑफ बोलता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, फुल्ली हमने यूटिलाइज करके रखे हैं, सारे रिसोर्सेज लगाए पूरा यूज कर रहे हैं, तो जितने भी पॉइंट होंगे ना पीपीसी के ऊपर, वो ये शो कर रहे होंगे कि हम अपने रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। से सुनो, हाँ, या ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको उल्टा करके भी बोल सकते हैं कि पीपीसी के सारे पॉइंट पीपीसी के ऊपर लाई करेंगे, ना कि उसके अंदर, ना कि उसके बाहर, है ना। बाहर वो हमारी उतनी औकात नहीं है, हम उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज वो अनअचीवेबल पॉइंट है, उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम पीपीसी के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और अगर हम पीपीसी के अंदर कहीं पे लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमने अपनी कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज नहीं किया, हमने अपने रिसोर्सेज को या तो फुल यूज नहीं किया, यानी कि लगाए ही नहीं, या उन्हें यूज किया तो सही तरीके से यूज नहीं किया, जितना उनका यूज हो सकता था उतना उनका यूज नहीं किया, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है टॉपिक, आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, क्या पाने के लिए, एक 20 वाली जॉब को पाने के लिए 90 लाख की जॉब को ठुकरा के आ गया, तो 90 लाख एक 20 को पाने के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लेकिन अगर मैं टू बी स्पेसिफिक हो जाऊं कि एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए दूसरे वाले गुड का कितना सेक्रीफाइस किया, किस रेट से, किस स्पीड से मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं, वो क्या होती है बच्चों, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है, एक डिफरेंस और बता रहा हूं आपको, शायद मैंने मेन बैच में कवर नहीं किया था, आज सुन लो। जब मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करता हूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इसको पाने के लिए क्या खोया, लेकिन वहां पे एक सीरीज चलती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में, क्या चलती है कि इसकी एक यूनिट पाई तो इसका कितना खोया, क्योंकि वो रेट माने स्पीड बता रहा ना, तो स्पीड को मैं कब मेजर कर सकता हूँ, एक पॉइंट पे मेजर करूंगा, कई सारे पॉइंट मेरे को लेने पड़ेंगे तभी तो मेजर करूंगा ना कि भाई स्पीड क्या चल रही है, कम चल रही है, ज्यादा चल रही है। तो वहां पे कई सारे पॉइंट्स होते हैं बच्चों, ठीक है। और लेकिन जब मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करता हूँ सिंपली, तो इसको पाने के लिए किसको खोया, बस ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, ठीक है ना। जो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट आज के बाद, मतलब अभी जो मैं कर रहा हूं उसके बाद सबसे बेस्ट एंड बेस्ट जो था जिसको मैं खो के आया हूं, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होती है, वो सारे बच्चों को पता है क्यों होती है, क्योंकि एक रिसोर्स हर एक के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होता, और वो ज्यादा एफिशिएंट होता है एक के लिए, दूसरे के लिए कम एफिशिएंट होता है। और एक रेशनल इंसान पहले एंड में किसको सेलेक्ट करता है, जो ज्यादा एफिशिएंट होता है, और जब फिर उसे वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो ज्यादा ही क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये वो स्पीड होती है, वो रेट होता है जिस रेट से, जिस स्पीड से मेरे को गुड बाय को क्या करना पड़ेगा,
सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स की एक यूनिट को पाने के लिए। इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसका रीजन भी मैंने आपको बता के रखा है कि क्यों बोलते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? स्लोप होता है किसका? पीपीसी का। ढाल होता है, ढाल। बना के भी बताया था, एक क्लास बाद में सीवी लगाई थी पूरी। और ये कैसे निकाल सकते हैं हम? वैसे तो जनरली निकाल सकते हैं हम, जब 1 1 का गैप हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, हम देख लेते हैं कि कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है हमें। लेकिन अगर बीच में दिक्कत आ जाए, यानी कि नंबर कॉन्जिक्यूटिव ना हो, गैप क्या हो जाए, एक से ज्यादा का हो जाए, तो फिर आपको बराबर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो ऊपर नीचे रख करके। और वो फॉर्मूला क्या बनता है जो मैंने कॉन्सेप्चुअल आपको समझाया था? लॉस ऑफ आउटपुट अपॉन, या लॉस अपॉन सेक्रीफाइस अपॉन गेन, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है। अच्छा, नेचर क्या होता है पीपीसी का बच्चों? पीपीसी क्या होता है? कॉनकेव होता है। कैसा होता है? सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पीपीसी कैसा होता है? कॉनकेव कॉनकेव होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और कॉनकेव क्यों होता है? बिकॉज मॉसी मोटी, मॉसी मोटी, यानी कि जो मॉसी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो इंक्रीजिंग मैनर में होती है, तभी तो वो पीपीसी ऐसा वो मोटी, मतलब ऐसा टाइप से बनता है। समझे क्या आपको? हाँ जी। तो इसका अगर आएगा, मैंने ये भी बताया, अगर 4 नंबर में है तो कैसे लिखोगे? आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि वो क्यों होता है, कॉनकेव होता है। पहले तो बताना कॉनकेव होता है, क्यों होता है? बिकॉज एमओसी इंक्रीजिंग मैनर में होती है, फिर एमओसी बताओगे, है ना? चाहे तो आप टेबल और डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। आमतौर पे आम जिंदगी में क्या होता है? पीपीसी कॉनकेव होता है, यानी कि एमओसी इंक्रीजिंग मैनर में होती है। लेकिन कभी कभी क्या भी हो सकता है? एमओसी डिक्रीजिंग मैनर में हो जाएगी, तो पीपीसी कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। और अगर जो एमओसी है वो कांस्टेंट हो गई, तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, एक लीनियर लाइन हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन की लाइन बन जाएगी। ठीक है ना? ये केस हो रहे। यहाँ पे देखो एमओसी क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो देखो ये अंदर को आ गया, कॉन्वेक्स बन गया है। यहाँ पे देखो ये 3 3, उतना ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है हर बार एक यूनिट को पाने के लिए, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मली ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट है बच्चों, पीपीसी कैसा होता है? नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। कैसा होता है? अच्छा, मतलब जो उसकी नेचर होती है, नेचर तो कैसी होती है? नेचर तो कॉनकेव होती है, लेकिन होता कैसा है? वो डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है। डाउनवर्ड स्लोप्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि मेरे को एक को पाने के लिए दूसरे को क्या करना होता है? सेक्रीफाइस। वही तो डाउनवर्ड होता है, जहाँ पे दोनों दो चीजों के बीच में नेगेटिव इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। बात करते हैं बच्चों, बस खत्म हो गया। मेरे को तो लगा था आधे घंटे में खत्म होगा, 15 मिनट भी नहीं ली मैंने। ठीक है, मेहनत की है बच्चों उसके पीछे बहुत ज्यादा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पीपीसी। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पीपीसी। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो क्या पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना है आपको, है ना? अच्छा, आज मेरे को ना बाद में याद दिलाना, कभी मैं भूल जाऊं, एक बोनस क्वेश्चन बताना है आपको। ठीक है? हालांकि बहुत पहले डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, लेकिन आज फिर आपको रिमाइंड कराऊंगा, वो आप भूल गए होंगे। सुनो जी, अगर हमारे लिए रिसोर्सेज बढ़ जाए, रॉ मटेरियल वगैरह बढ़ जाए हमारे पास, या हमने बेहतर तरीके निकाल लिए किसी काम को करने के, तो बताओ पीपीसी कैसे, मतलब उसमें क्या चेंजेस आएंगे? पीपीसी शिफ्ट होएगा। आप क्या बोलोगे? और शिफ्ट भी कैसा होगा? राइट वर्ड शिफ्ट होएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होएगा? राइट वर्ड शिफ्ट होएगा। शिफ्ट कब होता है? जब दोनों तरीके से चेंज, दोनों तरफ से चेंजेस होते हैं, दोनों रिसोर्सेज के लिए चेंज हुए हैं। ठीक है? अच्छा, वो कब होएगा? उसके रीजन क्या हो सकते हैं? टेक्नोलॉजी क्या हो गई? इंप्रूव हो गई, हमने नए तरीके निकाल लिए काम को करने के, और तीसरा पॉपुलेशन बढ़ गई, है ना? अच्छा, लेकिन अगर हमारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए, क्या हो गए? तो पीपीसी क्या होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, अंदर को आ जाएगा। ठीक है? एक सवाल पूछ रहा हूँ, चलो वो जो बोनस वाली बात कर रहा था मैं, वो भी पूछ लेता हूँ आपसे। देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है, बताओ पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा? अंदर को आ जाएगा, अंदर को आ जाएगा, अंदर को आ जाएगा। हाँ जी, अंदर को आ जाएगा। अग्रीमेंट, सोच लो। हाँ, तो पीपीसी पे क्या फर्क पड़ेगा? पीपीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार मैंने आपको बताया था, लेकिन ये मेन कोर्स में डिस्कस नहीं किया था बच्चों। पीपीसी हम ये बताता है
हम पीपीसी में assumption क्या मान के चलते हैं कि हमने सारे रिसोर्सेज क्या कर रखे हैं, अपने लगा रखे हैं और उन्हें पूरा यूज कर रहे हैं हम, तब तभी तो हमारी कैपेसिटी निकल के आएगी। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ 6 घंटे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कोई ना कि मेरी कैपेसिटी कम हो गई। कैपेसिटी तो पीपीसी तो उतना ही रहेगा ना। अनएम्प्लॉयमेंट से आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट इम्पैक्ट पीपीसी। वो किसको इम्पैक्ट नहीं करेगा? पीपीसी को इम्पैक्ट नहीं करेगा। रादर इट शोज द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये शो करता है कि हमने रिसोर्सेज को क्या किया है, अंडर यूटिलाइज किया, या तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट किया हमने, यानी कि वो तो उसने क्वेश्चन में बताया ये कि हमने रिसोर्सेज को या तो यूज ही नहीं किए, या यूज किए हैं तो ऑप्टिमली यूज नहीं किए। पीपीसी अंदर को नहीं आएगा भाई, हमारी कैपेसिटी कम नहीं हो जाएगी। ये शो कर रहा है कि हम ही भाई आते हैं, हम ही अपनी कैपेसिटी को क्या नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। औकात तो उतनी रहेगी ना हमारी। हाँ बोलो। तो अनएम्प्लॉयमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता किसके ऊपर, पीपीसी के ऊपर, क्योंकि कैपेसिटी तो हमारी वही रहेगी ना। वो तो ये शो कर रहा है कि तुम पूरी कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चों रोटेशन। रोटेशन में और शिफ्ट में क्या फर्क होता है? पीपीसी के रोटेशन में और शिफ्ट में, एक जगह से चेंज होएगा एक साइड से, और शिफ्ट में दोनों साइड से चेंज होता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं रोटेशन की बात करूं तो रोटेशन में दो केस बन सकते हैं। एक तो जब रिसोर्सेज में चेंजेस हो, किसमें, एक्स में, या तो एक्स के रिसोर्सेज बढ़ जाए या घट जाए, उसमें भी ये दो सिचुएशन देखो ये हो गई। और जब एक्स के रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो देखो यहाँ से तो सेम रहने वाला है, मतलब पहले तो सॉरी चलो बना के दिखाता हूँ मैं आपको। नहीं बना के दिखाने, समझ में आ जाएगा आपको। चलो तो ये देखो, पहले वाला ये पीपी था, अभी ऊपर से तो सेम रहेगा क्योंकि वाई में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, ऊपर ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, बस नीचे से क्या हो जाएगा, वो एक्स की तरफ से आगे को बढ़ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, राइटवर्ड रोटेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्स के रिसोर्सेज बढ़ गए। एक्स के रिसोर्सेज जैसे बढ़े हैं, ऐसे क्या भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। तो देखो ये पीछे को आ जाएगा यहाँ को, ये वाला लेफ्ट वर्ड, पहले वाला वो बाहर वाला था, अब ये अंदर वाला हो गया, ऊपर से तो सेम रहेगा। हाँ बोलो। अच्छा नेक्स्ट क्या है बच्चों, जब रिसोर्सेज किसके चेंज हुए हो, वाई के, तो अब नीचे से तो सेम रहेगा, यहाँ से तो सेम रहने वाला है वो, और जब वाई के रिसोर्सेज बढ़ गए तो ये ऊपर को चला जाएगा, इसे अपवर्ड रोटेशन बोलेंगे। और अगर इसके रिसोर्सेज वाई के क्या हो गए, कम हो गए, तो यहाँ से तो सेम रहने वाला है, लेकिन यहाँ से नीचे को आ जाएगा क्योंकि वाई के रिसोर्सेज कम हो गए, इसको डाउनवर्ड रोटेशन बोलेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स हमारे क्या है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है और नॉर्मेटिव भी होती है। पॉजिटिव क्या होती है, जब हम फैक्ट की बात करते हैं कि क्या था, क्या है और क्या होगा और क्या होना चाहिए, ठीक है ना, ये ओपिनियन होती है या ये आइडियल सिचुएशन हो सकती है कि भाई ये होना चाहिए, ये बेस्ट एंड बेस्ट है। तो एक इकोनॉमिस्ट ने केवल फैक्ट को ही कंसीडर नहीं करना चाहिए कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इसको भी कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, चलो उसका डिफरेंस देखते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, एक्चुअल सर्कमस्टांसेस को, जो एक्चुअल में जो स्थिति होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और इसमें हम बताते हैं कि व्हाट टू डू, मतलब हम सॉरी कि व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है और क्या होगा, व्हाट वुड बी। लेकिन नॉर्मेटिव में हम आइडियल कंडीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आइडियल कंडीशन की बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या सही और क्या गलत है। इकोनॉमिक्स जब हम पॉजिटिव की स्टडी करते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो ये केवल फैक्ट की स्टडी करती है ना, और इसके स्कोप में कौन नहीं आता, जो नॉर्मेटिव वाला जो नेचर होता है ना इकोनॉमिक्स का, वो इसको ही मान के चलती है, इसके दायरे से ही बाहर है। लेकिन जब हम किसकी स्टडी करते हैं, नॉर्मेटिव की स्टडी करते हैं, तो ये बताता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है ना, कितनी नेशनल इनकम होनी चाहिए, कैसे हम इसे क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने रिसोर्सेज को। ठीक है, नेक्स्ट है रॉबिन्स ने क्या बोला, रॉबिन्स ने केवल इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को क्या किया, कंसीडर किया, और बाकी जो मार्शल और पिगू है उसने किसको भी कंसीडर किया, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट को भी कंसीडर किया। एग्जाम्पल, प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं तो फैक्ट है, बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं, सबको दिख रहे हैं प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया इकोनॉमिक्स का। लेकिन प्राइस बढ़ने नहीं चाहिए, या हमें कुछ कदम उठाने चाहिए, हमारी सरकार ने कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये क्या है, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है। अच्छा, जो इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स दोनों ही होती है, पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव भी, ये कंक्लूजन है। ठीक है, यानी कि ये फाइनली हमने इससे कंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक है बस,
टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, बच्चों 3 सिस्टम होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तीसरा इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। आज के दिन पे सोशल का कोई एग्जांपल नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं पूछता हूँ, आप बताना, सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है, बोलो आंसर बोलो जल्दी से। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट का दूसरा नाम बताओ, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। कौन सी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और जो मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम बताओ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका तीसरा नाम बताओ, फ्री इकोनॉमी। अच्छा, रेट डिमांड और सप्लाई से कहां पे निकलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कहां पे निकलते हैं, लेकिन सेंट्रल अथॉरिटीज डिसाइड करती है कि कितना रेट होगा। कहां पे होता है ऐसा, सोशलिस्ट में होगा। किस में होगा, अच्छा। कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है, कुछ प्राइवेट पार्टी के पास है, जल्दी बोलो। मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, प्राइस किसके निकलता है, डिमांड और सप्लाई से निकलता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो इंटरवीन कर सकती है। किस में होता है ऐसा, मिक्स में होता है। हाँ, मेनली पैसा कमाने के लिए एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है, कौन सी इकोनॉमी के अंदर, और सोशल वेलफेयर के लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी। जहाँ पे पैसा भी कमाया जाता है, सोशल वेलफेयर भी होता है, वो मिक्स में होता है। रेलवे चलाई जाती है पैसा कमाने के लिए, किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। लेकिन हमारे देश के अंदर बड़ी सारी एयरलाइंस चलती है, वो पैसा कमाने के लिए भी है, तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है ना। कहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होता है, सोशलिस्ट में। कहाँ पे थोड़ा भी रोल नहीं होता गवर्नमेंट का, किसमें, कैपिटलिस्ट में। और कहीं पे एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे कुछ रोल गवर्नमेंट का होता है, कुछ प्राइवेट का, तो वो होती है मिक्स इकोनॉमी, ठीक है ना। कंपटीशन सबसे जबरदस्त कहाँ पे होता है, कैपिटलिस्ट में। कहाँ पे नहीं होता, सोशलिस्ट में। मिक्स में होता है, नहीं होता है कंपटीशन, हाँ होता, थोड़ा नहीं, काफी ठीक ठाक होता है। यानी कि जिन सेक्टर में प्राइवेट भी काम कर रही है और गवर्नमेंट भी काम कर रही है, वहां पे तो क्या रहेगा, कंपटीशन रहेगा। लेकिन जिसमें केवल और केवल कौन काम कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है, उनमें कोई कंपटीशन नहीं है। रेलवे का कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में क्या है, कंपटीशन है। समझ में आ रही है बच्चों बात। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। लगभग लगभग मैंने 25 मिनट ली इस चैप्टर को कराने में, पूरा विद एक्स्ट्रा टॉपिक्स, ठीक है। टेस्ट में एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैं नहीं दूंगा, ठीक है। ये आपके लिए रिलैक्सेशन है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स नहीं दूंगा, बस पढ़ाने के लिए थे। लेकिन फिर भी एक बार देख के आ जाना, कुछ जाता नहीं है। हाँ जी, ग्राफ वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी।